हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडूवर्ड। आज हम ये एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो क्राईकुडी तमिलनाडु में। तो उसने वैकेंसीज क्रिएट करी हैं, 28 वैकेंसीज क्रिएट करी हैं। साइंटिस्ट की पोजीशन है। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं, इस एडवर्टाइज के मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसको फिल करना है अगर इस एप्लीकेशन को, तो उसका पोर्टल ओपन हो चुका है 27 नवंबर से। और इसको फिल करने की लास्ट डेट है जो इस पोस्ट को, वो है 31 दिसंबर। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं मेन इसमें क्या मांगा हुआ है। तो याद रखो, टोटल 28 वैकेंसीज हैं और साइंटिस्ट की पोजीशन है। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पोजीशंस दे रखी हैं। हम डिस्कस करते हैं। देखो, साइंटिस्ट की वैकेंसी है, टोटल 28 वैकेंसीज है। साइंटिस्ट की पोजीशन है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग बता रखा है किस में कितनी है। और जो आपकी 7th के लेवल रहेगा आपका पे का 11। और टोटल ये वाली आपकी सैलरी रहेगी और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 32 ईयर्स इसके लिए। ओके, और इसके बिना आपको जो अलाउंस मिल रहे हैं इसके अंदर, वो कुछ बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट का जो भी एक्सेट्रा, मेडिकल जो फैसिलिटीज़, सब कुछ मिल रहा है इसमें। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, इसमें सब कुछ दे रखा है। तो जैसे ये है, एक ये हम मेन तो क्या है कि इसने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो हम एक्सपीरियंस तो आप देख लो, जिसके पास ये वाला एक्सपीरियंस है मेंशन्ड जो इन्होंने किया हुआ है, तो इसके साथ हम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसको फिल कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। और अपना एक्सपीरियंस चेक कर लेना, अगर एक्सपीरियंस है तभी फिल करना। ओके, तो जो जो भी बच्चे MSc केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं और उनके पास ये वाला एक्सपीरियंस है, ओके, प्लस उनके पास क्या है, PhD केमिस्ट्री है, इन केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेस, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज के लिए। ओके, तो इसके लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट बता रखी है, जैसे कि और साथ ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में भी। तो उसके अकॉर्डिंग आपके जितनी भी वैकेंसीज हैं वो बता रखी हैं। ओके, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, रिजर्व कैटेगरीज। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास MTech है केमिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो और जो जिन बच्चों के पास MTech है, ओके, इन मेटलर्जिकल और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, तो वो वाले कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मैंने 3 तरह की जैसे क्वालिफिकेशन अभी तक बताई है एसेंशियल, तो उसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जो कॉलम है उसमें जो भी पोस्ट है, ओके, वह साइंटिस्ट की, उसके नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी हैं अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपने उसके कोरस्पॉन्डिंग चेक कर लेना है। तो 3 तरह की जैसे अभी तक हमने डिस्कस करी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये सबका एक्सपीरियंस दे रखा है। और इसके साथ ही आपने लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर लेना है दोनों कॉलम में कि आपने कौन सी वाली फिल करनी है, किस रिजर्व कैटेगरी के अंडर फिल करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज हैं जो वो डिफरेंट डिफरेंट है कैटेगरीज में। ओके, और कुछ बच्चे जो उनके लिए भी साइंटिस्ट की पोजीशन है, तो वो कैंडिडेट्स जिनके पास PhD है फिजिक्स में या फिजिकल साइंसेस में या मटेरियल साइंस में। ओके, तो जिन बच्चों उनकी डिग्री हो रखी है, PhD की कंप्लीट हो चुकी है, तो अच्छी बात है। बट जिन बच्चों ने अभी थीसिस सबमिट करा है, तो उसका प्रूफ होना चाहिए थीसिस सबमिट का, मतलब नीचे आपके जो भी एक्सटर्नल है उसके साइंड होने चाहिए। और आपके जो एब्स्ट्रैक्ट है PhD का वो भी सबमिट करना है, तो ये सब कुछ होना चाहिए। वही बच्चे ही एलिजिबल हैं इसको फिल करने के लिए, और जिनके पास ये वाला एक्सपीरियंस है। ओके, ये वाला एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है। ये एक्सपीरियंस उन बच्चों के लिए जो आ, जिनके पास PhD फिजिक्स है या फिजिक्स बैकग्राउंड से कह सकते हो आप। ओके, तो वो वाले बच्चों के लिए एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है, और साथ ही उनके पास क्या होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए इन फिजिक्स में या मटेरियल साइंस में।
ओके। और अगर आप देखोगे तो इसमें हर जगह पे साथ में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट। ओके, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है एडवर्टाइजमेंट में कि अगर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, अगर आप इस इक्विवेलेंट कंसिडर करके फिल कर देते हो तो कोई ना कोई परफॉर्मा भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें किसी भी अथॉरिटी ने मेंशन कर रखा हो कि ये वो मेंशन्ड जो डिग्री जिसको आप इक्विवेलेंट कह रहे हो वो इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इनकी उनके इक्विवेलेंट है, तभी ही वो आपकी डिग्री को कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये वाली है, तो आप वैकेंसीज हैं आप फिल कर सकते हो। इसके साथ तो ये बता रखा है कि बेनिफिट्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो आपको हाउस रेंट मिलने वाला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव ट्रैवल कंसेशन, ओके, मेडिकल एक्सपेंसेस, सब कुछ ये तो वही बता रखा है कि इस पोस्ट के अंडर आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो। ओके, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम भी आपका लगेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो भी इस पोस्ट को ज्वाइन करेगा वो तो ये सारी की सारी उसको मिलेंगी। इसके बिना अदर कंडीशंस में देखें तो पहला क्या है कि वो पर्सन सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप देखते हो एज देखते हो, ओके, इन्होंने मैक्सिमम एज 32 ईयर मांगी हुई है। बट अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो सबमिट करते हैं तो उनको एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन आपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बता इनको मेंशन करना है, आपने अपलोड करना है या इनको दिखाना है इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो आपका न्यू ही होना चाहिए। अब पहले तो आई थिंक ये अपलोड ही करवाएंगे। ओके, तो जो भी है आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट न्यू होना चाहिए। आई थिंक इसकी वैलिडिटी होती है शायद 3 साल की, तो आप देख लेना। ओके, जो भी कैंडिडेट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के। इसके बिना क्या है, all applicants must fulfill the essential requirement of the post and other conditions specified in the advertisement by the last date of receipt of online application। ओके, तो मेन सी बातें इसमें देखते हैं हम क्या क्या मांग रहे हैं ये। तो जो भी बच्चे हैं PhD के या मास्टर डिग्री के जिनके पास MTech है या PhD है, तो वो बच्चों अगर तो हो रखी है डिग्री तो ठीक है, अगर नहीं अभी तो आपने क्या करना है, या तो प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे। ओके, प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करोगे और साथ ही आप जहाँ पर जैसे PhD की या MTech की आपने थीसिस सबमिट करी है, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट मिला होगा जिसके नीचे एक्सटर्नल के साइन होते हैं वो वाला भी आपका लगेगा इसके साथ में। और साथ ही आप सिनॉप्सिस या अब्स्ट्रैक्ट है आपकी PhD या MTech डिसर्टेशन का, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इसमें। तो ये वाली चीज़ आप माइंड में रखना। ओके, तो जिसके भी PhD कंप्लीट नहीं हुई और अभी चल रही है वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। और साथ में ध्यान रखना एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, और अगर देखो इनमें एक्सपीरियंस में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बोला हुआ है, तो इन्होंने आगे ये भी बोला हुआ है कि जब वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के टाइम पे तो वो एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करेंगे, उसके बेस पे ही होगा। तो एक्सपीरियंस तो मैटर करता है बच्चे इसमें। और जो ऑलरेडी CSIR में या किसी और अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जॉब पे हैं, तो उनको इंटरव्यू के टाइम पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी शो करवाना है, दिखाना है। ओके, और एक इसमें पॉइंट है या ध्यान देने वाला कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट किसी अदर लैंग्वेज में है, हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, तो उस केस में आपको सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी पड़ेगी हिंदी में या इंग्लिश में। ओके, एप्लीकेशन के साथ। तो ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट, याद रखो ये वाला भी। और आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंसेस है या आपका
जो भी एज है, ठीक है, रिलैक्सेशन होने के बाद भी, तो सब कुछ वो जो आपकी क्लोजिंग, इनकी क्लोजिंग डेट है जैसे 31 दिसंबर, तो उसको तब तक ही आप इंक्लूड करो। ओके, तो ये लास्ट इस डेट को ध्यान में रख के ही आप अपना एक्सपीरियंस और या अपनी एज इसको ध्यान में रख के ही अकाउंट करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करोगे। ओके, तो ये पॉइंट भी अपना ध्यान में रखो। और आगे इन्होंने बोल रखा है कि जैसे कोई पोस्ट सपोज करो इन्होंने पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है, और कोई अगर पोस्ट नहीं भी है इनके लिए, अगर वो बच्चा फिल करता है तो एक तो उसको एज में तो रिलैक्सेशन मिलेगी मिलेगी, और साथ में अगर वो पोस्ट में पोस्ट पर्सन PWD जो है कैंडिडेट्स उनके लिए चाहे नहीं भी है, फिर भी उनको वो पोस्ट दी जा सकती है अगर उनकी जो डिसएबिलिटी है, ओके, वो मैनेज कर लेता है उस पोस्ट के लिए। ओके, अगर वो उस पोस्ट के लिए सुइटेबल देखा जाता है विद डिसेबिलिटी, तो उस केस में उसको कंसिडर किया जा सकता है। ओके, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखो अपना। और इसके साथ ही अगर आप इंटरव्यू अटेंड करने जाते हो और टू एंड फ्रो, उस केस में सेकंड क्लास रेल फेयर भी मिलेगा आपको। और इसमें आपको अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल कि आप जर्नी आपने कहाँ से कहाँ तक करी है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्टेड ट्रेन्स नहीं होती हैं। ओके, कनेक्टेड रेल्स नहीं होती हैं बीच स्टेशंस में। ओके, बीच में आपको बस के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस केस में आपको ये बस का फेयर भी मे बी रेम्बर्स्ड, तो शायद वो भी दे दें, तो आप अपनी बस की टिकट्स भी साथ में ज़रूर लगवाना। ओके, ये वाली चीज़ भी आप देख लो। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके बाकी सर्टिफिकेट्स 10th का और बाकी जो भी सर्टिफिकेट्स आप सबमिट करोगे, सबके साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सेम होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। और अगर इन्होंने आगे इंटरव्यू लेनी है या सपोज करो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा है, रिटन एग्ज़ाम लेना है, तो जो कुछ भी क्राइटेरिया ये फॉलो करेंगे उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगा वो सारे का सारा ये अपनी साइट के ऊपर ही अपलोड करेंगे। ओके, तो वहीं से ही आप अपडेट रखो अपने आप को, वहीं पर ही चेक करना। और एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, रिजर्व कैटेगरीज के, अगर वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उस केस में उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। अब किस बच्चे को कितनी मिलेगी वो आप इस वाले सेक्शन को रीड कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा। ओके, तो मोड ऑफ सिलेक्शन है तो आपको इंटरव्यू कॉल आती है, सपोज करो आपका नाम आता है लिस्ट में, कैसे भी है, तो ये सारे का सारा जो है ये अपना जो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करने वाले हैं वो इसके बेस पे करने वाले हैं। आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी है, आपका एक्सपीरियंस कितना, आपके पास नंबर ऑफ पेपर कितने हैं। ओके, आपका वो आपका रिटन टेस्ट या सेमिनार भी ले सकते हैं, तो ये सारी की सारी जो है ये फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आपको फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के में फिट बिठाने के लिए। ओके, तो इसके बेस पे ये सिलेक्ट करेंगे फर्दर इंटरव्यू के लिए या फर्दर प्रोसेस करेंगे ये वाली पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को, इसके अकॉर्डिंग डील करेंगे। ओके, ये वाली एसेंशियल है। तो एक्सपीरियंस तो आपके पास होना चाहिए, तभी बेनिफिट है। और अगर इसको आपने अप्लाई करना है तो ऑनलाइन ही इनका जो पोर्टल है उसके ऊपर चले जाओ, और जब इस लेटेस्ट अब यही चल रही है इनकी वैकेंसी। ओके, तो इसको जब ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको जो आई थिंक शायद थर्ड ऑप्शन है उसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलिंग का दिखा रखा होगा, उसको क्लिक करो। ओके, और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो आप, ये वाला। और याद रखना पोर्टल तो ओपन हो रखा है बट लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है। ओके, और इसको फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस भी है। ओके, फ़ी पेमेंट प्रोसीजर आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसके दौरान ही
मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पर आप मतलब ऑनलाइन ही वहाँ से पे कर सकते हो। ओके, तो जो बच्चे SC ST डिसेबिलिटी के हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, CSIR एम्प्लॉय हैं, एक्स सर्विस या अब्रॉड कैंडिडेट्स हैं, उन बच्चों के लिए अगर वो ये प्रूफ सबमिट करते हैं अपना, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी अपना, उन उन बच्चों को नो फीस पेबल, उनके लिए कोई भी पेमेंट नहीं है। ओके, तो इसके साथ ही आपको क्या है, यही था इसमें मेन तो आपने क्या करना है, इसमें अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, फिल करने के बाद जो भी आपका फाइनल प्रिंट आएगा उसको सेव करके रखो, और जब आपको इंटरव्यू कॉल आएगी तब आपने ये वाली लेके जानी है हार्ड कॉपी, और साथ में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो कुछ भी आपने, ये नहीं है कि आपने भी सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कुछ भी उनको पोस्ट नहीं करने वाला है, सिर्फ आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा डाउनलोड होने के बाद, अगर इंटरव्यू कॉल आती है तो तब आपको उसको हार्ड कॉपी की ज़रूरत है, तब लेकर जाओगे साथ में, क्योंकि उसके ऊपर आपने अपनी, मे बी इन्होंने बता रखा है, अपने अपनी सिग्नेचर्स भी करने हैं, और फ़ोटो है तो फ़ोटो भी अपलोड करनी है, सॉरी पेस्ट करनी है उसके ऊपर। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं इसमें। बस आपने भी सिर्फ इसको फिल करना है, अभी आपका यही काम है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना है अपना, वो बनवा लो, और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रखी हैं तो उनको भी रीन्यू करवाना पड़ेगा आपको। तो यही है, इसके बिना तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करने हैं। ओके, तो पहले ये वाले सारे के सारे देख लो, उसके बाद ही आप स्टार्ट करना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, तो जो PhD कैंडिडेट्स हैं जैसे, उनके 1 पेज की सिनॉप्सिस या अब्स्ट्रैक्ट भी लगेगा, PhD एंड MTech स्टूडेंट्स के लिए आपकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, सारा का सारा जो जो भी इन्होंने मांगा आप चेक कर लो, ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। ओके, इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत सबमिट कर देते हो आप या पेंडिंग है तो ये आपसे वापस नहीं मांगेंगे, उसके बेस पे ही आपको रिजेक्शन भी दे सकते हैं, इसलिए ध्यान से फिल करना। सो पहले ये लिस्ट को चेक कर लेना अच्छी तरह से, जो कुछ भी है आपके पास या बनवाने वाला वो अपना रेडी कर लो, फिर ही सारे का सारा रेडी करने के बाद फिर ही फॉर्म फिल करना। ओके, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास, ये देख लेना। तो नीचे उन्होंने फॉर्मेट्स बता रखे हैं, जो अपने सर्टिफिकेट्स का सर्टिफिकेट बनाना है या कोई भी, उनके फॉर्मेट्स कैसे होने चाहिए, तो वो बता रखे हैं। ओके, तो बस यही है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो टोटल फिर से रिपीट करती हूँ, टोटल 28 वैकेंसीज हैं, साइंटिस्ट की पोजीशन है। तो जो भी बच्चे फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, और जो बच्चे मेटलर्जी, एक सेकेंड, केमिस्ट्री से और केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं जिनके पास MTech है केमिकल इंजीनियरिंग में, और जिनके पास MTech है मेटलर्जिकल मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और जिनके पास PhD है फिजिक्स में। ओके, तो ये चारों तरह के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्लस में एक्सपीरियंस है, वो जो डिज़ायरेबल है। ओके, तो वो बच्चे इसको फिल कर सकते हो। ओके, तो अब जो एक्सपीरियंस है इन्होंने कंपलसरी नहीं मांगा हुआ, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप फिल नहीं कर सकते। जिनके पास जैसे अभी PhD चल ही रही है, अभी कुछ खास इन्होंने स्टार्ट नहीं करा है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप भी फिल कर सकते हो। ओके, तो फिल करके देख लो एक बार, तो वेट कर लेना इंटरव्यू कॉल की। तो ये वाला फॉर्म फिल कर लेना आप। ओके, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।